हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सॉरी कि वीडियो में इतना डिले हुआ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रही थी और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो अभी के लिए तो मैंने स्टार्ट किया है CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम पहले सोल्व कर रहे थे वही। बाकी फिर जैसे आपकी डिमांड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो लास्ट वीडियो जो थी हमारी CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स पे और बाउंड्री कंडीशंस पे और इमेज चार्ज मेथड जो होता है उस पे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने नेट में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक पे हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, तो आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। जून 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द इंटरफेस बिटवीन टू होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मीडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो क्या है, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। जहाँ पे आपको क्या गिवन है कि एप्सिलॉन 2 जो है वो ग्रेटर है एप्सिलॉन 1 से, ठीक है। एंड नो चार्ज ऑन द सरफेस पे कोई चार्ज नहीं गिवन है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बाउंड्री बना लेते हैं। बाउंड्री यहाँ पे गिवन नहीं है आपको कि कौन सा एक्सिस है आपका, तो हम जनरली ऐसे कंसीडर कर लेंगे कि एक्स ही एक्सिस है अपना। कोई भी एक्सिस आप कंसीडर कर लो। बाउंड्री जो है वो एक्स एक्सिस पे है और ये बाउंड्री आपको गिवन है, ठीक है। तो एक तो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है एप्सिलॉन 1, दूसरा है एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 2 जो है वो ग्रेटर है एप्सिलॉन 1 से, ठीक है। कोई भी चार्ज सरफेस पे गिवन नहीं है, मतलब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, 0। तो हमें पता है कौन सी बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो E1 पैरेलल E2 पैरेलल के इक्वल होगा। एंड D परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये दोनों हम अप्लाई करेंगे और आपसे पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इन द टू मीडिया सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ऑप्शन में आपको गिवन है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमें बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड आप देखोगे, बाउंड्री कंडीशन की हम बात कर रहे हैं सरफेस की, तो एक तो पैरेलल कंपोनेंट होगा और एक क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम देखते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और दोनों को क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। सिमिलरली D जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका भी हम कैसे निकालेंगे कि D पैरेलल प्लस D परपेंडिकुलर, दोनों का स्क्वायर और ऐड करेंगे हम, देन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ऐसे हमें चेक करना है कि फर्स्ट मीडियम में कैसे होता है और सेकंड मीडियम में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा आता है, कौन सी इनइक्वालिटीज जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। तो हमें पता है पैरेलल कंपोनेंट तो क्या है, सेम है, तो परपेंडिकुलर भी डिफरेंस रहेगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ से निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, एप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जहाँ पे भी आपका D1 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 E1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो अब E1 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई E2 परपेंडिकुलर अगर आप देखते हो तो क्या आता है, एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। एप्सिलॉन 2 बड़ा है एप्सिलॉन 1 से, तो जो ये वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन आएगी 1 से, ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि E1 परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा होगा E2 परपेंडिकुलर से। तो अगर आप E1 का मॉडुलस निकालोगे, E1 का मॉडुलस अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, E1 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E1 पैरेलल का स्क्वायर और दोनों का क्या होगा, स्क्वायर रूट।
ठीक है। और E2 का भी अगर आप निकालते हो तो E2 का क्या आएगा, E2 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस E2 पैरेलल का स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट। पैरेलल कंपोनेंट दोनों के सेम है, परपेंडिकुलर वाला E1 का ज़्यादा है, तो E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा E2 के मैग्नीट्यूड से। तो D वेक्टर का क्या होगा हमारा, D जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आपको बाउंड्री कंडीशन से क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, इक्वल गिवन है। पैरेलल हम यहाँ से निकालेंगे, तो पैरेलल अगर हम निकालते हैं तो इसको E को हम कैसे लिखेंगे, D1 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2 पैरेलल अपॉन एप्सिलॉन 2। तो D1 पैरेलल अपॉन D2 पैरेलल अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन 2 बड़ा है तो ये जो क्वांटिटी होगी वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो जो D1 पैरेलल जो है वो क्या आ रहा है, लेस आ रहा है D2 पैरेलल से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 का, वो क्या है, लेस है D2 के मैग्नीट्यूड से। तो अभी देखो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, D2 का मैग्नीट्यूड आपको ग्रेटर गिवन है और D1 का मैग्नीट्यूड जो है वो स्मॉल, D1 का मैग्नीट्यूड कम है, D2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, D1 का मैग्नीट्यूड, ये मैंने दोनों सेम ही लिख दिए मेरे ख्याल से, ये साइन ऐसे आएगा, नहीं ये ग्रेटर है ना, ठीक है ठीक है। E2 वाला अपना क्या है, लेस है, तो जो C ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। E2 वाला लेस है यहाँ पे, तो हमारे कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, A और D, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है। तो अभी जब D हमने चेक किया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, C ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए चार्ज -E इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट द पॉइंट D00 वेयर D क्या है, ग्रेटर देन 0 है और द रीजन X लेस देन इक्वल 0 इज फिल्ड यूनिफॉर्मली विद ए मेटल। तो अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि X जो है अगर ग्रेटर देन 0 है और किसी डिस्टेंस D पे, D00 पे एक चार्ज है -E, ठीक है, और X लेस देन 0 वाला पार्ट जो है वो फिल्ड है मेटल से, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए कंडक्टिंग प्लेन की तरह। तो कंडक्टिंग प्लेन यहाँ पे हमारा बन गया और X लेस देन इक्वल 0 आपको गिवन है, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट तक वैल्यू है, तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन हमारा बन रहा है यहाँ पे। और इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन हम पढ़ते हैं तो कोई भी चार्ज यहाँ पे प्लेस होता है उसका एक इमेज चार्ज सेम डिस्टेंस पे डेवलप होता है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी -D00 और यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या होगा, +E, है ना। आगे क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट D/200 इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, D/200 पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इमेज चार्ज डेवलप हो गया, तो दो चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब नेगेटिव की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है नेगेटिव चार्ज से। +E आपको गिवन है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो जो डायरेक्शन हमारी आ रही है वो तो क्या आ रही है, पॉजिटिव x कैप आ रही है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन कंसीडर कर ली है तो हम -E चार्ज नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, हम सिर्फ चार्ज E लेके चलेंगे क्योंकि जो नेगेटिव साइन था वो हमने डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा D/200 पे वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -E चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +E चार्ज, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव x कैप ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -E चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, Q -E आएगा, माइनस हमने डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन कंसीडर करके चलते तो उस केस में डायरेक्शन हम नेगेटिव लेके चलते, तो एक्स कैप डायरेक्शन आ रही है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो E/4πε डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, D/2, तो D/2 का स्क्वायर होगा प्लस
पॉजिटिव ई चार्ज की वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो d है और ये d/2 है, d + d/2 3d/2। तो E/4πε0 3d/2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो रहेगी वो दोनों की ही क्या रहेगी, पॉजिटिव x के। तो इनका सम हम करेंगे तो d/2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, E/πε0 d स्क्वायर प्लस E/πε0 9d स्क्वायर, और डायरेक्शन दोनों की ही क्या है, एक्स कैप डायरेक्शन है। ठीक है, तो E/πε0 d स्क्वायर तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और डायरेक्शन भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 1/9। तो 10E/9πε0 d स्क्वायर, डायरेक्शन है एक्स कैप। तो डायरेक्शन आप देख लोगे यहाँ पे, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 100 से, तो 100 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता या नेगेटिव डायरेक्शन होती तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते नेगेटिव साइन को। ठीक है, तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए चार्ज पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस d from an infinite conducting plane maintained at zero potential. When released from rest, the particle reaches a speed u at a distance d/2 from the plane. At what distance from the plane will the particle reaches the speed 2u? तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इमेज चार्ज से ही है। कंडक्टिंग प्लेन आपको गिवन है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक पार्टिकल जो है वो d डिस्टेंस पे है, प्लेन से d डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल है, चार्ज मान लेते हैं q क्योंकि गिवन नहीं है यहाँ पे। तो d डिस्टेंस पे जब वो है और उसको हमने रिलीज किया है रेस्ट से, मतलब यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है d डिस्टेंस पे। द पार्टिकल रीचेज ए स्पीड u स्पीड होती है उसकी किस डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस d/2। जब d/2 पे वो पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, u होती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस, कौन सी ऐसी डिस्टेंस होगी, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, x, जो हमें फाइंड आउट करनी है, जिस डिस्टेंस पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2u हो जाती है। तो ये x हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्स हम निकालेंगे। चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स हम देखते हैं एट दिस डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स हमें पता है क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन dv/dt। और चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर हम देखते हैं तो इमेज चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा सेम डिस्टेंस पे। चार्ज जो q है वो अब यहाँ पे मूव कर गया है, तो उसकी वजह से इमेज चार्ज जो है -q इधर डेवलप होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस x पे, तो क्या आ जाएगा, फोर्स क्या आएगा दोनों के बीच में, एट ए डिस्टेंस x हम देख रहे हैं ना, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। यहाँ पे हम ग्रेविटी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फोर्स किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। तो वो क्या आएगा, q²/4πε0, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 2x होगी, 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चार्ज है q, एक चार्ज है -q, तो -q² आ जाएगा। जो ये फोर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरफ मूव करेगा, इनफाइनाइट प्लेन की तरफ। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर हम v से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो क्या इक्वेशन हमारी बनेगी, mv dv/dt इज इक्वल टू -q²/16πε0, और ये माइनस साइन जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं x² के साथ में। v जो है वेलोसिटी, उसको हम कैसे लिख देंगे, dx/dt की टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो डेरिवेटिव की टर्म्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मास जो है वो तो हमारा कांस्टेंट है, उसको आप अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो।
डी बाई डी टी ऑफ हाफ वी स्क्वायर। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 2v dv बाई डी टी। ठीक है, तो 2v 1/2 हमने लिया है, कट कैंसिल हो जाएगा, v dv बाई डी टी हमें मिलेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, q अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन x। इसका डेरिवेटिव आप करोगे 1 अपॉन एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड x का क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। तो यही वैल्यू हमें मिल रही है। अब बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x प्लस कोई कांस्टेंट आएगा c। ठीक है, c डैश से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, m को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो v स्क्वायर हमारा क्या आता है, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस कॉन्स्टेंट क्या होगा c। अब m जो है वो डिवाइड में गया c डैश बाई m, तो एक अदर कॉन्स्टेंट हमें मिलेगा, अनदर कॉन्स्टेंट जिसको हमने c से लिख दिया। अब कंडीशन आपको क्या गिवन है कि जब हमने रिलीज किया तो वो क्या था, रेस्ट पे था, मतलब एट ए डिस्टेंस d की हम बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो v की जगह पे हम पुट करेंगे d, एट x इज इक्वल टू d की हम बात कर रहे हैं तो v क्या है, 0 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू d हम पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट d प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, कॉन्स्टेंट जो है उसकी q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट d आ गया। ठीक है, तो ये जो c की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो c की वैल्यू आप पुट करोगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो जो v स्क्वायर है वो हमारा क्या आ रहा है, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट d आ रहा है। ठीक है, तो v स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो हमारा कॉमन आ गया, 1/x माइनस 1/d, ये v स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब x हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी है, 2u। ठीक है, तो और एक और कंडीशन हमें गिवन है, वो क्या है कि एट ए डिस्टेंस d बाई टू डिस्टेंस पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है। तो एट x इज इक्वल टू d बाई टू हम लें तो वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी की जगह पे हम पुट करेंगे u स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की जगह पे हमें पुट करना है d बाई टू, तो यहाँ पे आएगा 2/d माइनस 1/d, तो वैल्यू आएगी 1/d। तो यहाँ से हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब v की वैल्यू हम 2u पुट करेंगे, 2u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/d। ठीक है, तो u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, वो हमें गिवन है कि क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर होगा, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट d इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, 1/x माइनस 1/d। तो यहाँ पे बचेगा 4/d और यहाँ पे है माइनस 1/d, जो इधर आएगा तो क्या बनेगा, 5/d इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, d/5। ठीक है, तो x जब d/5 डिस्टेंस पे होगा तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, 2u होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आपको गिवन है एक चार्ज पार्टिकल जो d डिस्टेंस पे है, जब उसको रिलीज किया तो वो रेस्ट पे था, मतलब d पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। जब d/2 डिस्टेंस पे वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी होगी u। तो हमें बताना है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 2u किस डिस्टेंस पे होगी, x की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालनी है वेलोसिटी की वैल्यू, हमें गिवन है x की वैल्यू निकालनी है। तो x और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए और अदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो रिलेशन कैसे आएगा
कि जो फोर्स होता है मास इंटू वेलोसिटी से हम निकालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mdv/dt जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो लग रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन पे रखा है, एक इमेज चार्ज डेवलप होगा जिसकी वजह से क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। अगर हमने रिलीज कर दिया उसको रेस्ट से तो पार्टिकल प्लेन की तरफ मूव करेगा क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। ग्रेविटी की वजह से भी होता है लेकिन ग्रेविटी की वजह से बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जितना होता है ना, ग्रेविटी उसके सामने क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। आपको पता भी होगा कितना डिफरेंस होता है, कितना हाई डिफरेंस होता है ना। तो इसलिए हम ग्रेविटी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं। तो जो फोर्स इस पे लगेगा जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इसके आगे तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, The electrostatic lines of force due to a system of 4-point charges is sketched here. At large distance r, the leading symptotic behavior of electrostatic potential is proportional to। तो ये आपने देखा होगा, अगर एट ए लार्ज डिस्टेंस जो भी आपको फिगर गिवन है, जो भी चार्ज प्लेस्ड आपको गिवन है, उनसे एट ए लार्ज डिस्टेंस हमें अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, मल्टीपोल एक्सपेंशन का। ठीक है, और मल्टीपोल एक्सपेंशन में अगर हमें ये देखना हो कि जो पोटेंशियल है वो आर से कैसे प्रोपोर्शनल होगा, आर के कैसे प्रोपोर्शनल होगा, अगर ये हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या देखते हैं कि जो फिगर आपको गिवन है वो मोनोपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो होता है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मोनोपोल मोमेंट। अगर मोनोपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, ये क्या होता है ज़ीरो, और डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालते हैं ये ज़ीरो होगा तो हम क्या निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन जीरो आएगा तो उस टाइम v क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ठीक है, अगर डाइपोल मोमेंट भी हमारा ज़ीरो आता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो आता है तो v क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब की। और ये फिगर देख के ही आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंट है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट के लिए जो v होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। कैसे आपको पता चलेगा फिगर देख के कि जो मोमेंट है वो मोनोपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आपको गिवन है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं दूसरे पे एंड हो रही हैं, या फिर हम बोलें इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं इस पे एंड हो रही हैं। मतलब जो दो पॉइंट आपको गिवन है उनमें से एक पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है, एक पॉइंट पे एंड हो रही है। तो अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं तो ये चार्ज कौन सा होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, कोई भी क्यू की अमाउंट हो सकती है। अगर यहाँ पे वो एंड हो रही हैं और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो आपको यूनिफॉर्म दिख रही है, ठीक है, तो सेम ही चार्ज यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो एंटर कर रही हैं, तो ये क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, अब अगर ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। अगर इस पॉइंट पे वो एंटर कर रही हैं तो इधर से वो स्टार्ट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, अब ये प्लस क्यू चार्ज है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या करेंगी, स्टार्ट होंगी और यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। तो फिगर से अब आपको क्लियर हो गया होगा, मोनोपोल मोमेंट जो हम निकालते हैं वो सम ऑफ चार्जेज होता है जो कि क्या आएगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हम देखते हैं, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे सेम अमाउंट भी डाइपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है जो कैंसिल आउट करेगा। इधर भी सेम ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो डाइपोल मोमेंट भी अगर हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, अगर आप डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हो कोई डिस्टेंस कंसीडर करके, लेकिन इस केस में वैसे ही आपको डाइपोल मोमेंट ज़ीरो दिख रहा है। और मैंने आपको गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे उनमें बताया भी था
कि अगर इस टाइप की आपको फिगर मिलती है मतलब वो क्या है, क्वाड्रुपोल मोमेंट है। तो क्वाड्रुपोल मोमेंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज द YZ plane forms a chargeless boundary between two media of permittivity E left and E right, where E left ratio E right is equal to 1:2. If the uniform electric field on the left is E left आपको given है, जहाँ पे C क्या है, एक constant है, then electric field on the right side आपको बताना है। तो बाउंड्री आपको इस तरीके से गिवन है कि इधर तो क्या होगा हमारा अपसाइलन लेफ्ट है और इधर है अपसाइलन राइट, ठीक है। तो अगर लेफ्ट और राइट की टर्म्स में आपको बाउंड्री गिवन है, मतलब जो बाउंड्री है वो क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और आपको गिवन भी है कि बाउंड्री किस पे है, YZ प्लेन पे है। तो अगर YZ प्लेन की हम बात करते हैं तो एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा होता है YZ प्लेन पे, एक्स वेक्टर होता है। YZ को हम क्या कंसीडर करेंगे, एज ए पैरेलल कंपोनेंट, एंड उस पर जो परपेंडिकुलर एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। अपसाइलन लेफ्ट और अपसाइलन राइट का रेशियो आपको गिवन है 1:2। अगर हम इसको मानते हैं अपसाइलन नोट तो ये क्या होगा, 2 अपसाइलन नोट होगा, ठीक है। और ई लेफ्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वो कितना गिवन है, C × I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री आपको गिवन है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं है सरफेस पे, सिग्मा 0 होगा। बाउंड्री कंडीशंस हमारी कौन सी हो जाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो पैरेलल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट कौन से आ जाएंगे, y और z वाले कंपोनेंट। तो E1 को हम लिख रहे हैं E लेफ्ट से, E लेफ्ट पैरेलल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, E राइट पैरेलल कंपोनेंट के। तो E राइट का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या आएगा, C × में J कैप प्लस K कैप। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कैसे लिखेंगे, अपसाइलन 1 हमारा क्या है, अपसाइलन लेफ्ट है जिसको हमने माना अपसाइलन नोट, E लेफ्ट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 अपसाइलन नोट E राइट परपेंडिकुलर। E लेफ्ट परपेंडिकुलर आपको गिवन है क्या है, अपसाइलन नोट से अपसाइलन नोट कैंसिल हो गया, C × में I कैप। E लेफ्ट परपेंडिकुलर है ये, E राइट परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, 2 आएगा इधर तो 1/2 आ जाएगा और किसके इक्वल होगा, E परपेंडिकुलर राइट कंपोनेंट के। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट साइड वो क्या होगा, 1/2 C को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/2 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। तो ऑप्शन से आप मैच कर लो, जो C ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो की PDF जो है वो जब अपना चैप्टर कंप्लीट होगा उस टाइम पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो नहीं भी देखनी है तो क्वेश्चंस डायरेक्टली अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।